नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश सरकार के बड़े फैसले की। जी हां, 30 नवंबर तक प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पहले 16 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए गए थे। स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 नवंबर तक अब बंद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पहले 16 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए गए थे। तो उधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से आरक्षण की मांग उठने लगी है। गुर्जरों के बाद जाटों ने आरक्षण की मांग उठाई है। धौलपुर भरतपुर के जाटों ने मोर्चा खोला है और आरक्षण को लेकर कल जाट महापंचायत है। पथैना में कल 11 बजे महापंचायत होगी। नेम सिंह की अगुवाई में ये महापंचायत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले जहां गुर्जर आरक्षण की मांग पर अड़े हुए थे, तो अब जाटों ने आरक्षण की मांग उठाई है। धौलपुर भरतपुर के जाटों ने मोर्चा खोला है। आरक्षण को लेकर कल जाट महापंचायत है। 11 बजे पथैना में कल महापंचायत होगी। नेम सिंह की अगुवाई में ये महापंचायत की जाएगी। फिर उठी आरक्षण की मांग। अब जाटों की आंदोलन की चेतावनी। गुर्जर के बाद जाट आंदोलन की आहट। पथैना में जाट महापंचायत। प्रदेश में अभी गुर्जर आरक्षण आंदोलन का गरमाया मामला शांत हुआ ही है कि अब जाट समाज ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जाट समाज ने आरक्षण सहित दूसरे मांगों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। सरकार से मांगे मनवाने की आगामी रणनीति बनाने के लिए बुधवार को भरतपुर के पथैना गांव में महापंचायत बुलाई गई है। सरकार जानबूझकर आंदोलन चाहती है। इसको लेके हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल पथैना में 11 बजे हमने महापंचायत आयोजित की है। उसमें समाज का पंच पटेल जो भी फैसला करेंगे उसमें होगा। सरकार को अभी भी हम अपील करते हैं कि सरकार समय रहते चेते और जाट समाज की बातों को गंभीरता से ले। दरअसल जाट समाज की नाराजगी और मांग लगभग गुर्जर समाज के समान ही है। ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए चिट्ठी लिखने की मांग। जाट आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने की मांग। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग। राज्य सरकार अपनी सिफारिश की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजे। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। दूसरी मांग है जो चयनित अभ्यर्थी हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार विभिन्न विभागों में भरतपुर धौलपुर के नौजवानों को नियुक्तियां नहीं दे रही है, उनको तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग जो सन 2017 में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के समझौते के शर्तों के तहत जो तय हुआ था कि आंदोलन आरक्षण के दौरान जो मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। एक भी बिंदु पर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जाट समाज अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहा है। सरकार से दो हाथ करने के लिए आगामी रणनीति बनाई जानी है। इसके लिए ही पथैना में महापंचायत बुलाई गई। जाट नेताओं के मुताबिक महापंचायत के बाद जल्द ही एक हुंकार रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात उस बयान की जिस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बात सिब्बल के बयान की कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस तो सफाई देने के लिए कूदी, लेकिन बीजेपी ने सोचा आओ कुछ तूफानी करते हैं। में पराजय, मरुधरा में संग्राम। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस में कलह। सिब्बल का सवाल, गहलोत की सलाह। सिब्बल पर संग्राम। ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। बिहार ही नहीं, उपचुनाव के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग
कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल के इसी बयान पर सियासत गर्म है, संग्राम छिड़ा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसके बाद कांग्रेस में अब नए सिरे से कलह शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल को ही सलाह दे डाली। कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में मीडिया में जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उनके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। 1969, 1977, 1989 और 1996 में भी कांग्रेस ने संकट देखा। हर बार पार्टी की नीतियों और आदर्श से हम फिर उठकर बाहर आए। इस बार हार के कई कारण हैं, लेकिन हर बार की तरह हम ऐसे संकट से और मजबूत होकर निकलते रहे हैं। सिब्बल के बयान पर अशोक गहलोत ने सलाह दी तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी अशोक गहलोत की सलाह पर ही हामी भरते दिखे। मेरी समझ से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कल इसके बारे में विस्तार से मेरे ख्याल से 5-6 हिस्सों में अपनी ट्वीट करी है और मेरे ख्याल से काफ़ी बात ये है कि हम अपनी बात जो है पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं वो अंदरूनी तौर पर ही बैठक में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता से जुड़ी बातें हैं वो पब्लिक में जाती है, पब्लिक के सामने रखी जाती है। पार्टी से जुड़ी बातें हैं, पार्टी की रणनीति की बातें हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। कपिल सिब्बल का जो बयान आया है पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं नाराजगी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। साफ तौर पर कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन बीजेपी इस मौके पर चौका मारने से नहीं चूकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। दरअसल इससे पहले भी कपिल सिब्बल कई बार अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को संगठन का कायाकल्प करने का सुझाव दिया था। उस समय राहुल गांधी ने एक बैठक में कपिल सिब्बल को निशाने पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर डूंगरपुर और अजमेर से 2 मारपीट के वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो कुछ पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी का है तो वहीं दूसरा अजमेर शहर का बताया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच संग्राम, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पेट्रोल पंप मैनेजर से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर, जरा इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर डूंगरपुर शहर के एक पेट्रोल पंप की है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल लेने के बाद पैसे नहीं दिए और उल्टे शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। पैसा देने से इनकार करने पर एक बदमाश ने मैनेजर का कॉलर पकड़कर खींचा और उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए। दूसरा वीडियो अजमेर शहर का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां दीपावली के दिन बीच सड़क पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसों के अलावा लोहे के सरिये से वार किया। वहीं जोधपुर के सूर सागर में 2 गुट आपस में भिड़ गए और इलाके में जमकर उत्पात मचाया। दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की और वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। दोनों घटनाओं का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और तस्वीरों की पहचान कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद में किशोर का शव मिला है, तफ्तीश की गई है तो खेल खेल में हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। कौन है वो हत्यारा, देखिए इस रिपोर्ट में।
खेल खेल में गई जान, गेम ने बनाया गुनहगार, पबजी की लत ने बनाया हत्यारा। जी हां, खेल खेल में हत्या की सनसनीखेज वारदात। राजसमंद के भीम थाना इलाके में हमीद कठात नाम का किशोर अचानक लापता हुआ। परिजनों ने उसकी तलाश की तो जंगल में झाड़ियों में मिली उसकी लाश। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर तफ्तीश शुरू की और फिर परत दर परत सबूतों को जोड़ते हुए तफ्तीश की रोशनी में हत्या की वारदात का खुलासा हो गया, जिसमें हमीद का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही साथी नाबालिग किशोर ने उसकी हत्या की थी और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने हमीद का शव झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। आखिर एक किशोर ने क्यों की अपने ही साथी की हत्या, इस बारे में जो खुलासा हुआ उससे जानकर पुलिस भी स्तन रह गई। उसके पिताजी रमेश काठात ने रिपोर्ट पेश की जिसपे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया और इस ब्लाइंड मर्डर की तलाश हेतु टीम में साइबर सेल व दूसरे जो हमारे थाने के टीम वाले थे उनको लगाया गया और विशेष तौर से कड़ी मिलान करते हुए जो लास्ट सीन था, तो लास्ट में जो अपचारी बालक साथ में था उससे पूछताछ की गई, वो टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त किया गया और इससे ये पता चला कि जो लास्ट में व्यक्ति साथ में था उसमें एक पबजी का एडिक्शन था और एक मोबाइल की ललक थी और मोबाइल लेने के चक्कर में उसने अपने साथी की हत्या कर दी। दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो एक बड़ा ही सनसनीखेज जो है बात इसमें जो आई, वो जिसने सभी लोगों को जो भी इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं या जिनको भी मालूम हुआ वो सारे लोग इसमें चमत्कृत रह गए और हतप्रभ रह गए कि ऐसी घटना भी हो सकती है क्या। तो इसमें आया कि 14 वर्ष का किशोर, इस 14 वर्ष के किशोर ने इस 16 वर्षीय किशोर की हत्या की थी और हत्या का कारण जो था वो मोबाइल था कि वो उसका मोबाइल ले जाना चाह रहा था और उस मोबाइल के लिए उसने उसकी हत्या की। और मोबाइल ले जाने का कारण ये था कि वो जो मृतक किशोर था और जिसने इस किशोर ने उसकी हत्या की, वो दोनों और कई सारे बच्चे और गांव के वो पबजी जैसे गेम्स खेलने के आदी थे और एक एडिक्शन उनको उन गेम्स का हो गया। और ये जो किशोर जिसने हत्या की, इसके पास कोई मोबाइल नहीं था। तो आरोपी को पबजी गेम खेलने का लत था, लेकिन आरोपी के पास मोबाइल फोन नहीं था। हमीद से उसने गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन मांगा तो हमीद ने आरोपी को मोबाइल फोन देने से मना कर दिया। नाराज आरोपी ने हमीद की हत्या की साजिश रची, हमीद को सुनसान जगह पर बुलाया और सिर पर पत्थर मारकर हमीद की हत्या कर दी। पुलिस की इस थ्योरी पर हमीद के पिता को यकीन नहीं है। हमीद के पिता का कहना, उसके बेटे की हत्या की साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ उस कार्रवाई से। वो तो बोल रहे थे पबजी खेलते खेलते आपस में झगड़ा हो गया इसलिए नाबालिग बच्चे ने मार दिया। इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें और को 2-4 साथ में थे और उसके बाद में मैंने बाहर चौकी पे जाके दूसरी रिपोर्ट और दर्ज करवाई। उसको करवाए हुए भी 3 दिन हो गए, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन हमारे घर नहीं आई और कार्रवाई नहीं की है। आरोपी मान चुका है उसने गेम में गुनाह किया, लेकिन परिजनों को अभी भी भरोसा नहीं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी किशोर के कब्जे से मोबाइल फोन और मृतक की 2 मोबाइल सिम को बरामद कर लिया है और आरोपी को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। लेकिन इस वारदात से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खेल खेल में कब तक यूं ही जान जाती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से तरुण की रिपोर्ट। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में एक्टिव मोड में नजर आई पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर 6 लाख के नकली नोट जब्त किए। स्पेशल टीम को सूचना मिली कि हिंद पराठा सेंटर पर कार्य करने वाले सद्दाम खान और उसके साथी आमीन उर्फ सोनू के पास बड़ी मात्रा में नकली नोट हैं जो बाजार में चलवाने के लिए मंगाए गए हैं। पुख्ता सूचना पर टीम ने कार्रवाई करते हुए अंबा माता पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी और ठेले पर काम करने वाले सद्दाम खान और आमीन उर्फ सोनू के पास से 500 के
12 गड्डियां यानी 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। इधर बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अर्धसैनिक बलों के फर्जी आईडी कार्ड के साथ 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। सरहदी इलाके में सीआरपीएफ के फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किए गए युवकों का नाम नवगुण भाई देसाई और विक्रम भाई खोडला है। पुलिस की तहकीकात में दोनों गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले बताए जाते हैं। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाके पर सेना की गुप्तचर विंग ने इन युवकों की गतिविधियों पर संदेह जताया था। इससे पहले भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कांस्टेबल के भाई को पूछताछ में लिया जा चुका है। दो व्यक्ति हैं जो अपने पास सीआरपीएफ का अलग फर्जी कार्ड बना ज्ञात हो रहा है, जो टोल नाकों का उपयोग कर रहे हैं, उनको रोक कर कार्रवाई करें। इस दौरान वो कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान दस्तक किया, पूछा तो उनके पास वो फर्जी कार्ड उतना बना गया, पाया गया। अवैध द्वारा वो अवैध वालों की कंट्रोल रूम से सूचना दी होगी, तो उसकी वो कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी। ज़्यादातर ये 2 लोग हैं, 2 गाड़ी में 2 लोग थे, टोल नाकों पर युद्ध करना पाया गया। तो खबर जयपुर से है। जयपुर में शराब लूट मामले में जयपुर वेस्ट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक से शराब लूटने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। मामले का खुलासा करते हुए झोटवाड़ा एसपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि 11 नवंबर को ट्रक से शराब का 1000 कार्टन लेकर दादी का फाटक एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहा था। तभी बोलेरो से सवार बदमाशों ने ट्रक को जांच के लिए रुकवाया और फिर ट्रक के ड्राइवर को अपनी बोलेरो में बिठा लिया और शराब को लूट लिया था और फिर बीच रास्ते से ट्रक ड्राइवर को बोलेरो से फेंक दिया था। पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी और सीसीटीवी से गाड़ी की पहचान कर वो बदमाशों तक पहुंच गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नरेश यादव इस गैंग का सरगना है और जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 11 तारीख की वारदात में वो ट्रक इन्होंने सामान को उतारने के बाद में खाली करके और अलवर जिले में टेला थाना अंतर्गत सुनसान रोड पे खड़ा कर दिया था, जिसको भी हमने बरामद कर लिया है। शराब कहाँ छुपाई गई थी? शराब प्रागपुरा पावटा के पास एक गांव है, उस गांव में एक घर इन्होंने किराए पे ले रखा था, उस घर में पूरी शराब मिली है, जिसको बरामद। सर कहाँ से लाई जा रही थी? ये अलवर डिस्टिलरी से लोड होकर आ रही थी और अजमेर जा रही थी ये शराब। इधर धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक और बेटी दहेज दानवों की भेंट चढ़ गई। यहां थाना क्षेत्र के राधा विहारी रोड से एक विवाहिता का शव बरामद किया गया है। विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक महिला की पहचान 25 साल की नेहा के रूप में हुई है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के सास ननद पति के खिलाफ हत्या का दहेज का मामला दर्ज कर लिया। होगा कानून सम्मत काम होगा और गुणावन के आधार पे अनुसंधान किया जाए। 498A और 304B IPC में उसके पति, उसकी ननद और उसके सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो वहीं धौलपुर के गांव पुरानी छावनी में चोरों ने भगवान राम जानकी के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में मौजूद करीब 200 साल पुरानी जानकी जी की प्रतिमा को बदमाश चोरी कर फरार हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक ये प्रतिमा अष्ट धातु की बताई जाती है। साथ ही चोर मंदिर में रखे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पचगांव पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू की। मूर्ति बेस कीमती, इसकी कोई कीमत ही नहीं कि ये कितनी कीमती है, मतलब है कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कितना और कम से कम 200 वर्ष पुरानी मतलब मूर्ति है और जहाँ पर के कम से कम 4-5 मेरी नज़रों में
यहाँ पर माइंस रह चुके हैं मंदिर के 4-5। इधर भीलवाड़ा के सवाईपुर गांव से होकर गुजरने वाली कोठारी नदी में लाल और काला पानी बहने से ग्रामीणों का पानी पीना भी दुश्वार हो गया। इससे गांव के सभी कुओं, बोरवेल और हैंडपंपों का भी पानी खराब हो गया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को की गई है, जिन्होंने जांच करके नदी में दूषित पानी डालने वाले एक सर्विस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई भी की। नियंत्रण मंडल की टीम ने जेसीबी से पाइपलाइन को हटवाकर सर्विस सेंटर को बंद करवाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा है। जो हमने जो 3 जल नमूने एकत्रित किए हैं उनको हम आगे विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भिजवा देंगे और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पे, क्योंकि जो सर्विस सेंटर है वो न तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है, जिसपे कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा नहीं की। और अब बात करते हैं कोरोना के महाविस्फोट की। प्रदेश में आज कोरोना के 2194 नए केस सामने आए। खासकर प्रदेश में 6 जिलों में कोरोना की रफ्तार ज्यादा तेज हो गई है। कोरोना से बचना जरूरी है, कोरोना से डरना जरूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। जी हां, एक बार फिर कोरोना का मीटर भाग रहा है पूरे रफ्तार में, तेजी से। प्रदेश में 6 जिलों में तो कोरोना का विस्फोट हो चुका है। चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर जोधपुर, हर जगह कोरोना का विस्फोट हो चुका है। बीकानेर, कोटा, अलवर और पाली से 72.52% कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आंकड़ों के जरिए समझिए प्रदेश में कुल कोरोना के महाविस्फोट को। राजस्थान में 17 नवंबर को 2194 केस, 16 नवंबर को 2169 केस, 15 नवंबर को 2184 केस और 14 नवंबर को 2162 केस। अब जरा एक एक कर उन जिलों का हाल भी जान लीजिए जहां कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। जयपुर में 17 नवंबर को 484 केस, 16 नवंबर को 538 केस, 15 नवंबर को 498 केस और 14 नवंबर को 406 केस। जोधपुर में 17 नवंबर को 317 केस, 16 नवंबर सर्दी आने